हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का द लास्ट लेसन। और इसके आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूँ। कंप्लीट एक्सप्लेन आपको ये लेसन मैं करूँगा। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से जाकर के आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द लास्ट लेसन जो रिटन है, मतलब लिखा है, वो अल्फोंस डोडेट ने राइट किया है। तो उसका पूरा विवरण आज हम देखने वाले हैं। द लास्ट लेसन फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेंजा को रीड करेंगे, उसके बाद में उसकी हिंदी रीड करेंगे, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. कहानी का वक्ता फ्रंज नाम का एक युवा स्कूल जाने वाला लड़का है। उस सुबह वह डर गया था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था। साथ ही जैसा कि उनके शिक्षक एम हैमल ने पिछले दिन घोषणा की थी कि वह पार्टिसिपल के विषय पर उनका परीक्षण करेंगे, और फ्रंज ने कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए उसे डांटे जाने से अधिक डर था। अगला स्टेंजा है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड वर chirping at edge of the wood, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldier were drilling. फ्रेंच के दिमाग में और विकल्प था स्कूल जाने और गर्म और चमकदार मौसम में दिन का आनंद लेने का। वह उस दृश्य का वर्णन करता है। पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी थे और चीर घर के पीछे ड्रिल कर रहे प्रसाई सैनिकों के शोर को भी सुना जा सकता था। It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. बाहर का दृश्य स्कूल की तुलना में अधिक आकर्षक था, लेकिन फ्रंज ने प्रलोभन को नियंत्रित किया और स्कूल जाने के लिए चुना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जैसे ही फ्रंज शहर के हॉल से गुजरे, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। पर्शिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी, और तब से सभी बुरी खबरें, जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सेस और लॉरेंस पर कब्जा करना यानी कि पर्शिया आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया था। फ्रंज स्कूल की ओर चलता रहा और उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith butcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of
ब्रीथ। जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह लोहार जो खबर पढ़ रहा था और अपने प्रशिक्षु के साथ पीछे से फ्रेंच के पास आया और कहा कि इसे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए उसको पहले से ही स्कूल के लिए देर हो रही थी। जब फ्रांज स्कूल के बाहर बगीचे में पहुंचा तो वह बहुत तेजी से चला था। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeated in unison, very loud, with our hand over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. फ्रंज ने मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य का वर्णन किया है। डेस्क के हिलने से बहुत अधिक शोर पैदा होता है। बच्चे अपने पाठ दोहराते हैं और अध्यापक को फोटो को बेंचों पर मारते सुना जा सकता है। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. वह दिन असामान्य था क्योंकि स्कूल से ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और ऐसा लगता था कि स्कूल बंद था क्योंकि यह रविवार सुबह हुआ करता था। फ्रांज ने योजना बनाई थी कि वह हंगामे के तहत कवर लेगा और बिना देखे कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। Through the window I saw my classmate already in their place and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. फ्रेंच ने अपनी कक्षा के भीतर झांका और अपने सहपाठियों को बैठा देखा और उनके हाथ में लोहे के बने शासक के साथ उनके शिक्षक एम हेमल थे। फ्रांज ने पिटाई की आशंका जताई। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." फ्रेंच को देर से आने पर शर्म आ रही थी और उसे डांटने की आशंका थी क्योंकि उसे सबके सामने कक्षा में प्रवेश करना था। फ्रेंच को यह अजीब लगा क्योंकि एम हेमल ने कुछ नहीं कहा और इसके विपरीत विनम्रता से उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा क्योंकि कक्षा उसके बिना शुरू होने वाली थी। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had gone a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on इंस्पेक्शन एंड प्राइस टेस्ट। फ्रंट जल्दी से अपनी सीट तक पहुंचा। कुछ समय बाद जब वह डर से उबर गया और सहज हो गया तो उसने देखा कि उनके शिक्षक ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई की हुई थी कि जिसका मतलब अपनी जो शर्ट पहनी थी वो कढ़ाई की हुई थी। शिक्षक आमतौर पर निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों जैसे अवसरों पर इसे पहनते थे। मतलब वो कमीज ऐसी पहनकर या तो पुरस्कार वितरण होता था या निरीक्षण होता था तभी उसको पहनते थे। फ्रेंच सोचता था कि अगर वह दिन एक सामान्य दिन था तो एम हेमल को अपनी विशेष पोशाक पहनने का क्या कारण हो सकता है। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the village people sitting
quietly, like ourselves. Old Hauser, with his three cornered hat, cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. फ्रेंच ने महसूस किया कि स्कूल में माहौल असामान्य और गंभीर था। इसे जोड़ने के लिए क्लासरूम की आखिरी बेंच पर गांव के वरिष्ठ लोगों हौसर ने कब्जा कर लिया था, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी, रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर आदि पहने हुए थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. वे सभी उदास लग रहे थे। हौसर अपने पाठक को लगाया था, जो पुराना और फटा हुआ था। उसने इसे खोला था, इसे अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे लगाए थे। While I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master come tomorrow. This your last French lesson. I want you be very attentive." फ्रेंच उलझन में था और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। तब हेमेल ने उन्हें बताया कि यह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था, क्योंकि बर्लिन में प्रशियाओं ने आदेश दिया था कि फ्रांसीसी भाषा को अब एल्सा मतलब एल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा और इसके बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जर्मन शिक्षक अगले दिन पहुंचेंगे और चूंकि यह फ्रेंच में एक आखिरी पाठ था, वह चाहते थे कि वे ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me! Oh, the riches! That was what they had to put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird eggs or going sliding on the shore. फ्रांज यह जानकर हैरान रह गया कि अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता था और अब उसे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताज़ा खबर पता चली। फ्रेंच ने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने और पक्षी के अंडों के शिकार में अपना समय बर्बाद करने और सार नदी में खेलने के लिए खेद व्यक्त किया। My book that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up and am hammered to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how correctly he was. अब तक फ्रेंच अपनी किताबों को एक अवांछित बोझ मानते थे, लेकिन अचानक वह उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे, जिन्हें वह कभी नहीं छोड़ सकते थे। लेखक इस खबर को सुनने के बाद अध्ययन के प्रति फ्रेंच के रवैये में बदलाव दिखाना चाहता है कि वह किसी भी समय फ्रेंच सीख नहीं सकता था। खबर यह है कि उसके शिक्षक हेमेल भी उस पर प्रभाव डाल रहे थे। फ्रेंच उसे दूर नहीं जाना चाहता था। उन्होंने सोचा था कि शिक्षक छोटा स्वभाव और सख्त होगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to
that they had to go to school more. I was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and so showing their respect for the country that was there no more. अब फ्रंच को पता था कि एम हेमल ने इस आखिरी पाठ के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग उस स्कूल में 40 साल की सेवा के लिए एम हेमल को सम्मान देने और ध्यान देने आए थे। गांव के लोग कक्षा में आ गए थे क्योंकि वे इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। वे अपने शिक्षक की 40 साल की सेवा के लिए फ्रांसीसी के शिक्षक के रूप में ध्यान देने आए थे। इसके अलावा वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के रूप में दुखी थे। फ्रेंच अब उन्हें सिखाया नहीं जाएगा। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through very loud and clear and without one mistake. शिक्षक ने फ्रंच को पुकारा क्योंकि यह उसकी पार्टिसिपल के विषय को सुनाने की बारी है। जैसा कि समाचार ने फ्रंच को प्रभावित किया था, वह अध्ययन करने के लिए उत्सुक था और इसीलिए वह अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए बेताब था। वह विषय को एक बार में और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था और अपने शिक्षक को खुश करना चाहता था। उनकी हताशा यह दर्शाती है कि उन्होंने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बदले में जो कुछ भी दिया था उसे देने की इच्छा में परिलक्षित हुई। But I got mixed upon the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I had M. Hamel said to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. You see how it is. Every day we have to say to ourselves, but I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. जैसा कि फ्रंच ने पाठ को नहीं जाना, वह भ्रमित हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने शिक्षक का सम्मान करने की हिम्मत नहीं थी। एम हेमल ने फ्रंच से कहा कि वह उसे डांटे नहीं क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रंच ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन अध्ययन करेगा और अब अध्ययन का अवसर समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं